नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, राजस्थानी साहित्य व प्रमुख बोलियां। ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए अपन इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ अपन इसका एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और विश्लेषणात्मक इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न देखिए आप। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन 1 है कवि कुशललाभ, ऑप्शन 2 है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 3 है जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन और ऑप्शन डी है जेम्स टोड। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन। अगर अपन बात करें तो जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 के अंदर 1912 में एक ग्रंथ प्रकाशित किया था जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ के जो है कुल 11 तो खंड है, 11 खंड है और 20 इसके भाग हैं। 20 क्या है, इसके भाग है। इसके 11 खंडों में से जो 9वां खंड है, 9वें खंड के दूसरे भाग में, सेकंड भाग में इब्राहिम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विभाजन किया था, सर्वप्रथम क्या किया था इसने, यानी स्वतंत्र भाषा के रूप में इसे क्या किया था, प्रस्तुत किया था। इसीलिए जो है राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। इसीलिए राजस्थानी भाषा का इसे एक माने तो जनक भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द देने वाले कौन थे? आपके जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। आगे चलते हैं अपन। दूसरा प्रश्न आपके, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन ए है मेवाड़ी, ऑप्शन बी है रांगड़ी, ऑप्शन सी है बागड़ी और ऑप्शन डी है मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर है आपके मेवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा है? मेवाड़ी भाषा। मेवाड़ी भाषा की बात करें अपन, मेवाड़ी भाषा, और मेवाड़ी भाषा की बात करें अपन तो मेवाड़ी भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है आपके? तो एक तो बोली जाती है आपके उदयपुर में, एक बोली जाती है चित्तौड़ में, एक बोली जाती है राजसमंद में और एक बोली जाती है भीलवाड़ा में, और इसके अलावा एक प्रतापगढ़ में और एक शाहपुरा में। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें, जो मेवाड़ का शाहपुरा क्षेत्र है, इस शाहपुरा क्षेत्र का शाहपुरा से लेकर जहाजपुर ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें खेराड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? खेराड़ी। इधर लिख देता हूं मैं। इन दोनों क्षेत्रों में शाहपुरा के, एक तो आपके शाहपुरा और शाहपुरा से कहाँ तक लेकर जहाजपुर तक,
जात, इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? खेराड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? खेराड़ी। जबकि एक बूंदी का क्षेत्र है, बूंदी की एक तहसील है हिंडोल, हिंडोल या हिंडोली भी कह सकते हैं, और ये बूंदी की तहसील है, इसमें भी कौन सी भाषा बोली जाती है? खेराड़ी। तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और प्रतापगढ़ और शाहपुरा में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, और शाहपुरा से जाजपुर के मध्य खेराड़ी भाषा बोली जाती है, और बूंदी के एक सेक्टर बूंदी हिंडोली में भी जो है खेराड़ी भाषा बोली जाती है, जो मेवाड़ी भाषा का ही क्या है? एक रूप है। आगे चलते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। डिंगल क्या है? तो ऑप्शन ए है काव्य की शैली, ऑप्शन बी है बोली, ऑप्शन सी है लिपि, और ऑप्शन डी है गद्य गीत। तो इसका सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, काव्य शैली। डिंगल क्या है? एक काव्य शैली। देखो, राजस्थानी भाषा के दो काव्य शैली के दो रूप है। राजस्थानी, इसका एक काव्य शैली तो है जिसका नाम आपके डिंगल, डिंगल, डिंगल भाषा, और एक है इसका पिंगल, पिंगल भाषा। अगर बात करें तो डिंगल भाषा जो है ये आपके पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में इसका सर्वाधिक प्रभाव है। जबकि पिंगल भाषा की बात करें तो इसका पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, यानी जो मेवात प्रदेश का जो यूपी से लगता हुआ क्षेत्र है उसमें पिंगल भाषा या पूर्वी राजस्थान भी कह सकते हैं अपन, और डिंगल भाषा जो गुजरात का दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान जो गुजरात का लगता हुआ क्षेत्र है उस पश्चिमी राजस्थान में डिंगल भाषा का क्या की जाती है? बोली जाती है। इस पश्चिमी यानी डिंगल भाषा में चारण कवियों के द्वारा सर्वाधिक क्या रचा गया है? साहित्य रचा गया है। ठीक है, साहित्य किसके द्वारा रचा गया है? डिंगल भाषा में सर्वाधिक जो साहित्य है वो किसके द्वारा रचा गया है? चारण कवियों के द्वारा। जबकि पिंगल भाषा की बात करें तो ये भाट कवियों के द्वारा जो है पिंगल भाषा में सर्वाधिक क्या रचा गया है? साहित्य रचा गया है। अगर आगे अपन बात करें तो इसी डिंगल भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो डिंगल भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है शौरसेनी अपभ्रंश के गुजरी अपभ्रंश से इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति। गुजरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जबकि पिंगल की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है शौरसेनी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो ये पिंगल भाषा पूर्वी राजस्थान और डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थान, इसमें चारण कवियों के द्वारा साहित्य रचा गया है, इसमें भाटों के द्वारा, और ये गुजरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसकी शौरसेनी अपभ्रंश से। तो ये एक क्या है? साहित्य की एक काव्य शैली है। क्या है? एक काव्य शैली। डिंगल क्या है? काव्य शैली। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन, बोली जिला में से सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है ये कि भाई कौन सी बोली जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस जिले में बोली जाती है, उनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो गोडवाड़ी झालोर, ऑप्शन बी वागड़ी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है खेराड़ी भीलवाड़ा, और ऑप्शन डी है निमाड़ी नागौर। तो अगर मैं बात करूं आपके सबसे पहले ऑप्शन की बात करें अपन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? गोडवाड़ी भाषा, गोडवाड़ी। और गोडवाड़ी की बात करें अपन तो ये गोडवाड़ प्रदेश में बोली जाती है, गोडवाड़ प्रदेश में। गोडवाड़ी बोली के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? गोडवाड़ प्रदेश पड़ा है। और इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो आता आपके जालोर, एक आता सांचौर, एक पालिका कुछ क्षेत्र, एक बालोतरा और एक बाड़मेर। ये जो क्षेत्र है ये किस में आते हैं? गोडवाड़ प्रदेश में आते हैं। तो इसीलिए इसमें जालोर आ रहा है, तो ये भी इसका जो आंसर है वो सुमेलित है, यानी गोडवाड़ी जालोर में बोली जाती है। सही बात है। फिर अपन बात करते हैं दूसरा वागड़ी के बारे में। ऑप्शन बी है वागड़ी,
वागड़ी भाषा, और वागड़ी को ही बागड़ी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखें आप। और ये भाषा जो है एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा, इन दोनों जगह बोली जाती है। और जो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम स्वतंत्र विभाजन करने वाले थे डॉक्टर इब्राहिम गिरियसन, उन्होंने इस वागड़ी भाषा को भीली भाषा के रूप में भी जो है संबोधित किया है। तो प्रश्न यूँ भी पूछा जाता है कि डॉक्टर इब्राहिम गिरियसन ने वागड़ी भाषा को क्या नाम दिया है, तो भीली भाषा भी नाम दिया है, भील बहुल्य क्षेत्र होने के कारण, ठीक है, तो भीलों के द्वारा बोली जाती है इसीलिए, ठीक है। और ऑप्शन सी है आपका, तो यहाँ पर वागड़ी भाषा बांसवाड़ा है, तो इसीलिए ये भी सही है। तीसरा खेराड़ी, और खेराड़ी में अपन ने बात की थी कि भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का एक क्षेत्र पड़ता है शाहपुरा, लेकिन 7 अगस्त 2024 की बात करें अपन, तो ये इसे नया जिला घोषित कर दिया गया है, तो इसीलिए आप ध्यान रखें। तो अभी वर्तमान ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो भीलवाड़ा भी इसका आंसर सही नहीं होगा, लेकिन ये पुरातन दृष्टि से पूछा गया है पहले, यानी जो पूर्व यानी राजस्थान के 50 जिले बनने से पहले का क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए परीक्षा में आया हुआ भी है। तो खेराड़ी भाषा जो है ये भीलवाड़ा का शाहपुरा क्षेत्र और जाजपुरा क्षेत्र के मध्य बोली जाती है, तो यह आंसर भी आपका क्या है, सही है। जबकि चौथा है आपके निमाड़ी भाषा, ये इसका क्या है, सही आंसर है, क्योंकि निमाड़ी भाषा नागौर में नहीं बोली जाती है। क्यों, तो इस पर अपन विशेष चर्चा कर लेते थोड़ी। देखिए आप, देखो अपन चर्चा कर लेते हैं। एक भाषा है मालवी भाषा। कौन सी भाषा है, मालवी भाषा। और ये मालवी भाषा वो कहाँ पर बोली जाती है, तो हाड़ौती का जो पठार है, जिसमें आपकी बात करें अपन कोटा, झालावाड़, बारां, ये वाला जो क्षेत्र है ये मालवा क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में जो है इस क्षेत्र की मालवी बोली यानी हाड़ौती भाषा की एक रूप है मालवी भाषा, क्योंकि मालवा क्षेत्र से टच है ये, ठीक है ना। तो हाड़ौती पठार पर मालवी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। और इसी मालवी भाषा की उपबोलियों में जैसे सेंधवाड़ी और आपके निमाड़ी और रागड़ी, ये इसकी उपबोलियां मानी जाती है। तो निमाड़ी जो भाषा है वो मालवी भाषा का एक रूप है। तो ये कहाँ पर बोली जाती है आपके, इसमें अगर कोटा, झालावाड़, बारां या फिर आपके चित्तौड़ ये ऑप्शन होते तो अपन इसे सही मानते, लेकिन यहाँ पर नागौर ऑप्शन है, तो ये इसमें नागौर में जो है नागौरी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, नागौरी। तो ये इसका क्या है, सही आंसर, ये सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मेवाती बोली से संबंधित जिला है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है सीकर, ऑप्शन सी है अलवर और ऑप्शन डी है कोटा। तो मेवात क्षेत्र से कौन कौन सा क्षेत्र लगता है, पहले तो अपन इस पर बात करेंगे, मेवात। और मेवात क्षेत्र में वर्तमान में एक तो आता आपके खेरतल तिजारा, एक आता आपके अलवर, एक आता आपके डीग, एक आता है भरतपुर और एक आता आपके धौलपुर। ये जो क्षेत्र है ये किस में गिने जाते हैं, मेवात क्षेत्र में गिने जाते हैं। तो इसमें आपके न तो खेरतल तिजारा है, न डीग है, न भरतपुर है, न धौलपुर है, क्या है आपके अलवर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके अलवर। तो मेवाती जो भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है, अलवर में बोली जाती है। और इस मेवाती भाषा के बहुत सारी उपबोलियाँ भी है, जैसे अपन ने बात की थी मेहटा मेवाती, बयाना मेवाती, कठेर मेवाती और राठी मेवाती। तो ये जो राठी मेवाती है ये भी अपन बात करें तो मेवाती भाषा का एक रूप है राठी, और ये राठ क्षेत्र में बोली जाती है। किस क्षेत्र में बोली जाती है, राठ क्षेत्र में।
और ये जो राढ़ सेक्टर है, ये राढ़ सेक्टर कहाँ पर पड़ता है? तो अभी एक जिला बना है नया, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ये जो कोटपुतली था ये पहले जयपुर का क्षेत्र था, जयपुर जिले का, जबकि बहरोड सेक्टर जो था ये अलवर का क्षेत्र था। तो अलवर का बहरोड और जयपुर का कोटपुतली, ये दोनों सेक्टर जो है ये राढ़ सेक्टर कहलाते थे। और ये यादव बाहुल्य सेक्टर है। कौन से सेक्टर है? यादव बाहुल्य, यादव राजपूत बाहुल्य सेक्टर है। इसीलिए इस सेक्टर को जो है, इस सेक्टर को अहिरवाटी या हरिवाल सेक्टर के नाम से भी क्या किया जाता था? जाना जाता था। और इसी सेक्टर में कौन सी बोली जाती है? राठी बोली बोली जाती है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या आपके? अलवर वो है। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न आपके, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए है मारवाड़ी, ऑप्शन बी है मेवाती, ऑप्शन सी है वागड़ी और ऑप्शन डी है ढूंढाड़ी। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए पे चलते हैं। ऑप्शन ए है क्या है? मारवाड़ी। और मारवाड़ी भाषा की बात करें तो मारवाड़ी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? एक तो बोली जाती है आपके जोधपुर में, एक बोली जाती है आपके बाड़मेर में, एक बोली जाती है जैसलमेर में, एक बोली जाती है बीकानेर में, और एक बोली जाती है आपके नागौर में, और इसके अलावा एक आपके शेखावटी क्षेत्र में, और सिरोही क्षेत्र में। हालांकि सिरोही क्षेत्र में इसकी एक उपबोली बोली जाती है जिनके भी, अच्छा मैं यहाँ पर आपको वो भी विश्लेषण कर देता हूँ। देखो विश्लेषण के साथ चलते हैं अपन। सबसे पहले मारवाड़ी की बात करें अपन, तो मारवाड़ी एक तो बोली जाती है जोधपुर में, और जोधपुर में जो मारवाड़ी बोली जाती है उसकी उपबोलियाँ कौन सी है? तो एक तो है माहेश्वरी और एक है आपके ओसवाली। यानी माहेश्वरी और ओसवाली किस भाषा की उपबोली है? मारवाड़ी की। और ये कहाँ पर बोली जाती है? जोधपुर में। आगे चलते हैं अपन बीकानेर और जैसलमेर, और इन दोनों क्षेत्रों में बोली जाती है थली भाषा, जो भी क्या है? मारवाड़ी की एक उपबोली है। आगे चलते हैं अपन, एक है बाड़मेर में कौन सी भाषा बोली जाती है? बाड़मेरी। नागौर में कौन सी बोली जाती है? नागौरी। और सीकर, चूरू और झुंझुनू, इस तीनों में बोली जाती है शेखावटी। कौन सी? शेखावटी। और हनुमानगढ़ और गंगानगर, श्री गंगानगर, इन दोनों में बोली जाती है बागड़ी। ठीक है। तो ये सभी जो भाषाएं हैं ये मारवाड़ी भाषा की क्या है? उपबोलियां हैं। क्या है? उपबोलियां हैं। और फिर अपन इसके बाद में बात करें दूसरे ऑप्शन की, मेवाती की, तो अब डूंगरपुर बांसवाड़ा की पूछ रहा है तो इसमें तो आती नहीं है, तो इसका यह आंसर सही नहीं होगा। फिर आगे चलते अपन मेवाती भाषा पर। मेवाती की अपन ने बात की थी कि अलवर, खेड़तल, तिजारा और डीग, भरतपुर आदि क्षेत्रों में मेवाती भाषा बोली जाती है। और ढूंढाड़ी भाषा जो है, ढूंढाड़ी भाषा की भी बात कर लेते हैं अपन। ढूंढाड़ी भाषा की बात करें, ढूंढाड़ी भाषा, और ढूंढाड़ी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? एक तो जयपुर में, और जयपुर में जो भाषा बोली जाती है उसे खड़ी जयपुरी या खड़ी ढूंढाड़ी या झारसाई के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। उसके बाद में बात करें अपन जयपुर के अलावा इसे किशनगढ़ सेक्टर में, किशनगढ़ी के नाम से, टोंक क्षेत्र में काठेड़ी के नाम से, और दौसा में
राजावाटी के नाम से, और सवाई माधोपुर में 84 के नाम से, और दौसा और सवाई माधोपुर टोंक और सवाई माधोपुर के मध्य, टोंक और सवाई माधोपुर के मध्य की बात करें तो यहाँ पर जो बूंदी का क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर बोली जाती है नागरचाल। कौन सी बोली जाती है? नागरचाल। तो नागरचाल, 84, राजावाटी, काठेड़ी, किशनगढ़ी, ढूंढाड़ी या झाड़साई, ये ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियाँ हैं। और इसमें ही एक और क्षेत्र पड़ता है शेखावटी का, जिसका नाम है नीम का थाना, जो कि वर्तमान में एक नया जिला बन गया है। तो नीम का थाना, और एक और क्षेत्र पड़ता है उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर। तो ये दोनों जो तहसीलें हैं यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है? तोरावाटी। कौन सी? तोरावाटी। तो देखो शेखावटी भाषा तो है वो किसकी उपबोली है? मारवाड़ी भाषा की। लेकिन शेखावटी के नीम का थाना जिला और उदयपुर वाटी झुंझुनू का क्षेत्र, इन दोनों तहसीलों में तोरावाटी बोली जाती है। ये मारवाड़ी भाषा की उपबोली न होकर किसकी है? ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है। तो तोरावाटी, 84, राजावाटी, बूंदी में नागरचाल, काठेड़ी, किशनगढ़ी और झाड़साई या खड़ी ढूंढाड़ी, ये किसकी उपबोलियाँ हैं? ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियाँ हैं। तो इसका मतलब ये भी इसका नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा? आपके वागड़ी होगा। कौन सा आंसर होगा इसका सही आंसर? वागड़ी। सही आंसर कौन सा होगा? वागड़ी। और वागड़ी कहाँ पर बोली जाती है? एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और इस भाषा को बागड़ी भाषा भी कहते हैं। और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है ये भील बाहुल्य क्षेत्र है। कैसे क्षेत्र है? भील बाहुल्य क्षेत्र है। इसीलिए इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को इब्राहिम ग्रियसन ने क्या नाम दिया है? तो भीली भाषा नाम दिया है। ठीक है ना? तो यूं भी आ सकता है आपके प्रश्न कि किस भाषा को भीली भाषा के नाम जाना जाता है? तो वागड़ी भाषा को भीली भाषा। तो भीली भाषा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वागड़ी भाषा को। आगे चलते हैं अपन। सातवां प्रश्न है, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ऑप्शन ए है मारवाड़ी, ऑप्शन बी है बागड़ी, ऑप्शन सी है मेवाती और ऑप्शन डी है ढूंढाड़ी। तो दादू पंत की दादू संप्रदाय की बात करें तो संत दादू दयाल ने जो जितने भी अपना साहित्य लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? ढूंढाड़ी भाषा में। अगर दादू जी की बात करें अपन तो दादू जी को राजस्थान का कबीर के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाओं में जैसे कायाबेली, दादू जीरा, दुहा, दादूजीरी वाणी। तो कायाबेली, दादूजीरा, दुआ, दादूजीरी वाणी, ठीक है ना, आदि जो है इनके क्या है? ग्रंथ है। और ये किस भाषा में लिखे हुए हैं? ढूंढाड़ी भाषा में लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं अपन। 8वां प्रश्न आपका, राजावटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ऑप्शन ए है मारवाड़ी, ऑप्शन बी है बागड़ी, ऑप्शन सी है मेवाती और ऑप्शन डी है ढूंढाड़ी। तो अभी हाल ही में अपन ने चर्चा की है कि ढूंढाड़ी भाषा की जो राजावाटी बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है? दौसा में। और जबकि नागरचाल बोली जो है ये कहाँ पर बोली जाती है? बूंदी में। कहाँ पर बोली जाती है? बूंदी में। ठीक है ना। जो टोंक और सवाई माधोपुर के मध्य का जो बूंदी का लगता हुआ क्षेत्र है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके नागरचोल बोली जाती है। तो ये किस भाषा की बोलियां? आपके ढूंढाड़ी भाषा की। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए है विसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन बी है जेम्स टोड ने, ऑप्शन सी है कर्नल जी.बी. मेलेसन ने और फिलिप मेसन ने। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपके कर्नल जेम्स टोड। ठीक है ना। तो जेम्स टोड ने ये पुस्तक लिखी है। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन। देखो, कर्नल जेम्स टोड और कर्नल जेम्स टोड
को अपन ने बात की थी कि पॉलिटिकल एजेंट के रूप में पीए के रूप में कहाँ पर भेजा गया था, अपने राजस्थान में इनकी नियुक्ति की गई थी, और कहाँ पर मेवाड़ रियासत, मेवाड़ और हाड़ौती रियासतों में इनकी नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पर ये आते हैं और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर ये जो है साहित्य क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, और फिर लंदन जाकर इसके ऊपर 2 पुस्तकें लिखते हैं। इनकी एक पुस्तक का नाम तो क्या था, एक पुस्तक का नाम तो था द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक का प्रथम भाग 1829 में ये क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम ये राजस्थान शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। जबकि इसी पुस्तक का ये दूसरा भाग कब प्रकाशित करते हैं, इस पुस्तक का दूसरा भाग प्रकाशित करते हैं किस नाम से, तो द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं, इसका दूसरा भाग प्रकाशित करते हैं। और इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित होता है, तो 1832 में। तो पहला भाग तो कब हुआ था, 1829 में, और दूसरा भाग 1832 में। जबकि इनकी दूसरी पुस्तक है जिसका नाम क्या था, तो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, और इसी को जो कहते हैं पश्चिमी भारत की यात्रा। और इस पुस्तक का जो 1839 में जो है क्या होता है, प्रकाशन होता है। और कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक को जो है अपने गुरु, इनके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र, इनको क्या किया था, समर्पित किया था। राजस्थान की अगर अपन बात करें, राजस्थान की जागीरदारी प्रथा पर, जागीरदारी प्रथा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूडलिज्म, या अपन बात करते हैं राज व्यवस्था पर सर्वप्रथम लिखने वाले जो इतिहासकार हुए हैं उनका नाम क्या है, तो कर्नल जेम्स टोड। तो प्रश्न यहां से भी आ जाता है कि राजस्थानी फ्यूडलिज्म या जागीरदारी प्रथा पर सर्वप्रथम लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कर्नल जेम्स टोड। कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या आपके, कर्नल जेम्स टोड। आगे चलते हैं अपन, 10वां क्वेश्चन है आपके, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। ऑप्शन ए है चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी है जयानक भट्ट, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान, और ऑप्शन डी है नयन चंद्र सूरी। तो अगर बात करें अपन 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पृथ्वीराज विजय। 2 ग्रंथ है, आपको दोनों ग्रंथ याद रखने हैं। एक तो है पृथ्वीराज विजय और एक है पृथ्वीराज, इधर लिख देता हूं मैं, पृथ्वीराज रासो। तो देखो पृथ्वीराज विजय जो है इसका आपको याद रखना है। पृथ्वीराज देखो विजय क्या है, विजय, और विजय के बारे में किसने लिखा, जय ने। विजय के बारे में किसने लिखा, जय ने। पूरा नाम क्या है, जयानक भट्ट। तो अगर प्रश्न आ जाए कि पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है, तो विजय से आप किसको कनेक्ट करोगे, जय को। विजय से किसको कनेक्ट करना है, जय से। तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, जयानक भट्ट ने। जबकि दूसरा है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा था, चंद्रबरदाई ने। तो आप इन दोनों का कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हो। तो पृथ्वीराज रासो तो किसका है, चंद्रबरदाई का, और पृथ्वीराज विजय किसका है, जयानक भट्ट का। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपका,
पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे? ऑप्शन ए है नागरीदास, ऑप्शन बी है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन सी है चंद्रबरदाई और ऑप्शन डी है नरहरि दास। तो अभी अपन ने हाल ही में बात की थी, इसका आंसर क्या है? चंद्रबरदाई। तो अपन चंद्रबरदाई के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लाहौर में, और लाहौर वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। और ये जाति से क्या थे? तो भट्ट ब्राह्मण थे। क्या थे? भट्ट ब्राह्मण, भट्ट ब्राह्मण। इनके उपनामों की बात करें तो इनका उपनाम है वतलादी, वतलादी, या इन्हें कहा जाता है पृथ्वी भट्ट। क्या कहा जाता है? पृथ्वी भट्ट। इनके पुत्र की बात करें तो इनका पुत्र था जल्लन। इनके पुत्र का नाम क्या था? जल्लन। और चौहान, अजमेर के चौहान पढ़े थे अपन ने, शाकंभरी के चौहान, उनमें एक राजा हुए थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, थर्ड। और पृथ्वीराज तृतीय ने शासन किया था 1177 से लेकर 1192 ईस्वी। इन्हीं पृथ्वीराज तृतीय चौहान के ये क्या थे? दरबारी कवि थे। क्या थे इनके? दरबारी कवि। और पृथ्वीराज चौहान की राज व्यवस्था के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य के बारे में, उनकी जागीरदारी प्रथा के बारे में, सब चीज़ों के बारे में चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ, इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसमें क्या दी थी? इन्होंने जानकारी दी थी। ये जो पृथ्वीराज रासो है, ये पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा हुआ है? ये भी ध्यान रखें आप। तो पिंगल भाषा में। किस भाषा में लिखा हुआ है? पिंगल भाषा में। और दूसरी बात आप ये याद रखें कि इसकी विशेष बात है कि चंद्रबरदाई के द्वारा जो लिखा गया पृथ्वीराज रासो है, ये हिंदी भाषा का सर्वप्रथम लिखा गया, सर्वप्रथम, या यूं लिख सकते हैं अपन, प्रथम ग्रंथ माना जाता है। प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा साहित्य का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। तो आप ये भी ध्यान रखें, जो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। ठीक है ना, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपके, बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो उत्तरी मारवाड़ी, ऑप्शन बी है उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी, ऑप्शन सी है पूर्वी मारवाड़ी और ऑप्शन डी है दक्षिणी मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर है उत्तरी मारवाड़ी। अपन बात कर लेते हैं, देखो कौन सा ग्रंथ है? बेली कृष्ण रुक्मणी, बेली कृष्ण रुक्मणी। और ये जो बेली कृष्ण रुक्मणी है, इस ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इस ग्रंथ के लेखक है पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म राव कल्याणमल के, बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के यहाँ पर बीकानेर में हुआ था। और इन्हें 1570 में नागौर दरबार से अकबर की सेवा में क्या कर दिया गया था? नियुक्त कर दिया गया था। ये अकबर के दरबारी कवि थे एक तरह से। और ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है, इन्होंने गागरोण दुर्ग में, किस दुर्ग में? गागरोण दुर्ग में, गागरोण दुर्ग में कौन सी रचना लिखी थी? बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के नाम से इन्होंने रचना की थी। और इस बेली कृष्ण रुक्मणी को जो है इन्होंने उत्तरी मारवाड़ी भाषा में लिखा था। किसमें? उत्तरी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी भाषा में लिखा था, उत्तरी मारवाड़ी भाषा में लिखा था। इस बेली कृष्ण रुक्मणी को एक राजस्थान के इतिहासकारों में है जिनका नाम है दूरसा आडा। क्या नाम है? दूरसा आडा। इन दूरसा आडा ने इसे 5वां तो क्या बताया? वेद, और 19वां क्या बताया? इसे पुराण बताया। क्या बताया? पुराण। तो 5वां वेद और 19वां पुराण किसे कहा जाता है? बेली कृष्ण रुक्मणी को। किसने कहा था? तो दूरसा आडा ने कहा था। वेद कितने हैं? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 5वां वेद दूरसा आडा ने किसे बताया था? बेली कृष्ण रुक्मणी को बताया था। जबकि 19वां क्या बताया था? इन्हें पुराण बताया था, क्योंकि पुराण कितने? 18। तो 19वां पुराण किसे कहा इन्होंने? बेली कृष्ण रुक्मणी को। इन्हीं पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का
डिंगल भाषा का क्या कहा जाता है? हेरोस कहा जाता है। डिंगल भाषा का हेरोस कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़। ये पृथ्वीराज राठौड़ हेरोस कौन था? तो यूनानी भाषा का एक विद्वान था। तो एक इटली निवासी टेसिटोरी जो थे वो बीकानेर के साहित्य पर शोध करने आए थे, तो उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ से मुलाकात की और इन्हें डिंगल भाषा का क्या बताया? हेरोस बताया, विद्वान बताया। डिंगल भाषा का विद्वान या हेरोस किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को। और इस बेलीकिसन रुक्मिणी ग्रंथ में जो है, बेलीकिसन रुक्मिणी ग्रंथ में जो है किसका वर्णन किया गया है इनके द्वारा? तो इसमें प्रताप, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य जो मार्मिक पत्रों का वर्णन हुआ था, पत्रों का आपस में आदान प्रदान हुआ था, चित्रण हुआ था, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। और इसमें प्रताप को, महाराणा प्रताप को तो क्या बताया गया है? पाथल। क्या बताया गया है? पाथल। जबकि पृथ्वीराज राठौड़ को क्या बताया गया है? पीथल। क्या बताया गया है? पीथल। पीतल, ठीक है ना। तो पीतल तो किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को। और महाराणा प्रताप को क्या कहते हैं? पाथल। जबकि पाथल रे पीतल रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है, जिसकी अपन आगे क्या करने वाले हैं? बात करने वाले। तो ये इसका सही आंसर कौन सा होगा? उत्तरी मारवाड़ी भाषा। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न आपका, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीतल के रचयिता थे? ऑप्शन ए है केसरी सिंह बारेट, ऑप्शन बी है चंद्र प्रकाश देवल, ऑप्शन सी है कन्हैयालाल सहल और ऑप्शन डी है कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों कन्हैयालाल सेठिया। सही आंसर क्या है? कन्हैयालाल सेठिया। चलते अपन कन्हैयालाल सेठिया पर बात कर लेते हैं। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। ये जो कन्हैयालाल सेठिया है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सुजानगढ़ के अंदर, सुजानगढ़। और सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चूरू में। और कन्हैयालाल सेठिया की कर्मस्थली किसे माना जाता है? कर्मस्थली माना जाता है कोलकाता को। किसे माना जाता है? कोलकाता को। क्योंकि इनके पिताजी जो है सुजानगढ़ चूरू को छोड़कर कहाँ चले गए थे? कोलकाता चले गए थे। और सारा व्यवसाय अपना कहाँ पर डाला था इन्होंने? कोलकाता के अंदर। इसीलिए कन्हैयालाल सेठिया भी जो है कोलकाता चले जाते हैं और यहाँ पर ये रहते हैं। कन्हैयालाल सेठिया जाति से क्या थे? तो जाति से जैन महाजन थे। जैन क्या थे? महाजन थे। और कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थानी भाषा हेतु जो है मरणोपर्यंत राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आजीवन मरणोपर्यंत जो है इन्होंने क्या किया था? यानी प्रयास किया था। इसीलिए कन्हैयालाल सेठिया को जो है राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो कन्हैयालाल सेठिया को। जबकि पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो पंडित जावरमल शर्मा को। तो राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया को। कन्हैयालाल सेठिया ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। कौन कौन सी रचनाएं लिखी है उन पर अपन बात कर लेते थोड़ी, ठीक है। तो कन्हैयालाल सेठिया ने एक रचना लिखी है पाथल रे पीथल। पाथल रे पीथल, पाथल रे पीथल। एक रचना लिखी इन्होंने धरती धोरारी। धरती धोरारी। और ये जो धरती धोरारी है, इस धरती धोरारी पर अपने राजस्थान के कलाकार हुए हैं जिनका नाम है कौशल भार्गव। और कौशल भार्गव ने इस धरती धोरारी रचना की जो कविता है, गीत है, उस पर देश विदेशों में जो है इस नृत्य नाटिका को जो है मंचन किया है। इसीलिए उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण कमल से क्या किया गया है? पुरस्कार से सम्मानित किया गया है धरती धोरारी के लिए, ठीक है। जबकि एक रचना है इनकी मिंजर। और मिंजर में किसके बारे में बताया गया है? तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसके बारे में मिंजर रचना में क्या किया गया है? इसमें बताया गया है। जबकि एक रचना है इनकी लीलटास। कौन सी रचना है? लीलटास। लीलटास जो रचना है, इस लीलटास रचना के लिए कन्हैयालाल सेठिया को केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य पुरस्कार से क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है। किस रचना के लिए? लीलटास के लिए। जबकि एक है इनकी कुण जमीरो धनी। कुण जमीरो
धणी, कुण जमीरो धणी। एक है इनकी पातल रे पीतल, धरती दोरारी, मिंजर, लीलटास, कुण जमीरो धरी, ठीक है। और मारोब, ये प्रमुख किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। आगे चलते हैं अपन, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अब्बुल फजल की संज्ञा दी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मोणोत्नयन सिंह, ऑप्शन बी है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन सी है सूर्यमल मिश्रण और ऑप्शन डी है विजयदान देथा। तो मुंशी देवी प्रसाद ने, जयपुर के इतिहासकार हुए मुंशी देवी प्रसाद, और इन्होंने राजस्थान का अब्बुल फजल किसे कहा है? मोणोत्नयन सिंह को। ठीक है, इन्हें राजस्थान का अब्बुल फजल या राजपूताने का क्या कहा जाता है? अब्बुल फजल, क्योंकि अब्बुल फजल स्वयं जो है वो राजस्थान के नागौर के रहने वाले थे और अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो अब्बुल फजल की क्या दी गई थी? इन्हें संज्ञा दी गई थी। किसे दी गई थी? मोणोत्नयन सिंह को। क्यों दी गई थी? इसके पीछे क्या रीज़न था? तो इसके पीछे के रीज़न को भी समझो आप। क्योंकि राजस्थान के नागौर के अब्बुल फजल के साथ, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, तो उनके साथ जो घटना हुई थी वो घटना किसके साथ घटित हुई थी? मोणोत्नयन सिंह के साथ। इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें किसकी संज्ञा दे दी? राजपूताने के अब्बुल फजल की या राजस्थान के अब्बुल फजल की क्या दे दी? संज्ञा दे दी। तो देखो समझे, यहाँ पर एक मारवाड़ के शासक हुए थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। मारवाड़ के शासक कौन थे? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह के दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि थे मोणोत्नयन सिंह। कौन थे? मोणोत्नयन सिंह। और जब जसवंत सिंह का अंतिम समय था, तब मोणोत्नयन सिंह पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया था अब्बुल फजल की तरह, और इन्हें भी अब्बुल फजल की तरह कैद में, कारागृह में डाल दिया गया था। तो दोनों के साथ एक जैसी घटना घटित हुई थी, इसीलिए मोणोत्नयन सिंह ने इन्हें राजपूताने का, या अपन बात कर सकते हैं राजस्थान का क्या कहा इन्होंने? अब्बुल फजल कहा, अब्बुल फजल का। आगे अपन बात करें तो ये मोणोत्नयन सिंह ने 2 रचनाएं लिखी हैं, बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक रचना तो है इनकी मारवाड़ रा परगणारी विगत। और इस मारवाड़ रा परगणारी विगत में इन्होंने मारवाड़ की जागीरदारी व्यवस्था, ठीक है, करों के बारे में, सांख्यिकी आंकड़ों के बारे में, ठीक है, भूजल के बारे में, ठीक है, राजस्व व्यवस्था के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में मारवाड़ रा परगणारी विगत में जो है इन्होंने वर्णन किया है। इसीलिए इस मारवाड़ रा परगणारी विगत ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रमाणिक ग्रंथ या गजेटियर कहा जाता है। जबकि इनकी दूसरी रचना है नैणसीरी ख्यात। और नैणसीरी ख्यात को जो है मारवाड़ का गजेटियर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो 2 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो मारवाड़ रा परगणारी विगत और एक नैणसीरी ख्यात। तो किसे कहा जाता है? मोणोत्नयन सिंह को। आगे चलते हैं अपन। 15वां क्वेश्चन है आपका, सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है। ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी राजस्थानी भाषा एवं शब्द रचना, ऑप्शन सी है पुरातत्व एवं इतिहास, ऑप्शन डी है समाज सुधार। तो इसका सही आंसर आपके राजस्थानी भाषा एवं शब्दकोश रचना। तो आगे चलते हैं अपन, इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। सीताराम लालस। देखो सीताराम लालस का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो बाड़मेर में, क्योंकि बाड़मेर में इनका क्या था? ननिहाल था। क्या था? ननिहाल। और इनका गांव कौन सा था? इनका मूल गांव था जोधपुर। जोधपुर के अंदर एक छोटा सी ग्राम पड़ता है जोधपुर इनका जो है गांव था। और सीताराम लालस ने
सबसे पहले तो बात कर ले अपन हिंदी साहित्य। हिंदी भाषा शब्दकोश की रचना भी किसने की है? हिंदी भाषा शब्दकोश की रचना भी किसने की है? सीताराम लालस ने की थी। जबकि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश भी किसने तैयार किया है? वो भी तैयार किया था सीताराम लालस ने। और राजस्थानी भाषा शब्दकोश में इन्होंने 2 लाख शब्दों का क्या किया था, यानी उल्लेख किया था, यानी 2 लाख शब्दों का एक संग्रहित ग्रंथ बनाया था, ठीक है ना। और इसीलिए जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के द्वारा इनके 2 लाख जो राजस्थानी भाषा के शब्द है उन संग्रहित ग्रंथ को नाम दिया गया इनके द्वारा। क्या नाम दिया गया? राजस्थानी जुबारी मसाल। राजस्थानी जुबारी मसाल। तो राजस्थानी जुबारी मसाल के नाम से सीताराम लालस ने एक तरह से राजस्थानी भाषा का शब्दकोश क्या किया था? तैयार किया था। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने वाले राजस्थानी जुबारी मसाल के नाम से प्रसिद्ध हुए ये, और इनकी जो शब्दकोश है उसे भी इसी नाम से जाना जाता है। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने इनकी राजस्थानी जुबारी मसाल नाम से इसको नाम देते हैं। और इन्हें सीताराम लालस को जो है इन्होंने राजस्थान का मिनीसी समाप्रार्थी मिनीसी के नाम से क्या किया? इन्हें संबोधित किया। किसे? सीताराम लालस को, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। एक चीज आप यहां पर और ध्यान रखें, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तो किसने तैयार किया है? सीताराम लालस ने। जबकि राजस्थानी भाषा की व्याकरण किसने लिखी है? तो हेमचंद्र सूरी ने। ये भी ध्यान रखें आप, हेमचंद्र सूरी। और किस नाम से की थी उन्होंने? तो शब्दानुशासन के नाम से की थी। किसके नाम से? शब्दानुशासन के नाम से उन्होंने राजस्थानी भाषा की व्याकरण लिखी। इसीलिए हेमचंद्र सूरी को राजस्थान का क्या कहते हैं? पाणिनि कहते हैं। राजस्थान का पाणिनि। तो राजस्थान का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र सूरी को। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न आपका 16वां नंबर का, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? ऑप्शन ए है कर्णिदान, ऑप्शन बी है मुरारीदान, और ऑप्शन सी है वीर भाण, और ऑप्शन डी है शिवदान। तो इसको पूरा किया था मुरारीदान ने। और मुरारीदान सूर्यमल मिश्रण के क्या थे? दत्तक पुत्र थे। तो इन्होंने क्या किया था? इसको पूरा किया था। आओ अपन सूर्यमल मिश्रण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बूंदी के अंदर। कहाँ हुआ था? बूंदी के अंदर, ठीक है। और इनके उपनामों की बात करें तो उपनाम है इनके मिश्रण और रसावतार। ये बूंदी के राजकवि थे। बूंदी के एक महाराजा हुए थे जिनका नाम था राम सिंह। बूंदी के राम सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। दरबारी कवि। और सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि, इन्हें राज्य कवि का क्या दिया गया है? दर्जा दिया। तो प्रश्न यूं भी आ सकता है कि राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा किसे दिया गया है? तो सूर्यमल मिश्रण को। और सूर्यमल मिश्रण पर एकमात्र ऐसे कवि है जिन पर डाक टिकट भी क्या हो चुका है? जारी हो चुका है। तो जन्म बूंदी में हुआ, उपनाम मिश्रण या रसावतार, और बूंदी के राम सिंह के क्या थे? ये दरबारी कवि थे। इन्होंने एक तो वंश भास्कर, राम रंजाट और छंदोमुयुक
छंदो मयूख, वीर सतसई, वीर सतसई, वंश भास्कर, रामरंजाट और छंदोमयुक्त आदि ग्रंथों की क्या की थी, इन्होंने रचना की थी। आप यहाँ पर यह भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर वीर सतसई तो किसने लिखी है, सूर्यमल मिश्र ने, जबकि यहाँ पर आ जाए बिहारी सतसई, वो किसने लिखी है, तो बिहारी ने, जो कि मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, तो उन्होंने कौन सी लिखी थी, बिहारी सतसई, जबकि वीर सतसई किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्र की। आगे चलते हैं अपन। देखो, आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित हैं। ऑप्शन ए है आस्करण, आस्करण, ऑप्शन बी है सुंदरदास, ऑप्शन सी है बांकीदास और ऑप्शन डी है दयालदास। तो इसका सही आंसर आपके बांकीदास है। क्या है, बांकीदास। आइए अपन चर्चा करते हैं। बांकीदास कौन थे, बांकीदास, तो बांकीदास की बात करें तो एक मारवाड़ के एक शासक हुए थे जिनका नाम था मान सिंह, मान सिंह राठौड़। और मान सिंह राठौड़ के ये क्या थे, दरबारी कवि थे। क्या थे, दरबारी कवि थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। एक तो लिखी थी इन्होंने कर्पण दर्पण, कर्पण दर्पण। एक लिखी थी इन्होंने सुर छत्तीसी, सुर छत्तीसी। और एक इन्होंने लिखी थी, एक गीत लिखा था आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर। यानी इन्होंने इस रचना, इस गीत के माध्यम से जनता में जागरूकता फैलाई और अंग्रेजी सरकार के जो अत्याचार के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, आवाज़ उठाई थी। ठीक है, किस गीत के माध्यम से, आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर के ऊपर। तो किसके सही आंसर क्या है, बांकीदास। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न आपका, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है विजयदान देता, ऑप्शन बी है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी है माणिक्यलाल वर्मा और ऑप्शन डी है शिवचंद भरतिया। तो इसका सही आंसर आपके विजयदान देता। कौन है विजयदान देता, आइए अपन चर्चा कर लेते हैं। विजयदान देता, और विजयदान देता का जो जन्म है वो हुआ था बोरुंदा के अंदर। और बोरुंदा कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंदर। और विजयदान देता के उपनाम याद करोगे आप, एक तो बिज्जी, एक तो इन्हें प्रेम से कहा जाता था बिज्जी, और एक कहा जाता है राजस्थानी भाषा का शेक्सपियर, राजस्थानी भाषा का शेक्सपियर। तो राजस्थानी भाषा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, विजयदान देता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, विजयदान देता को। और विजयदान देता ने एक ग्रंथ लिखा है बातारी फुलवाड़ी, बातारी फुलवाड़ी। और इस बातारी फुलवाड़ी का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ आप याद रखें, अर्थ कहानियों का बगीचा, कहानियों का बगीचा, यानी कहानियों का एक संग्रह है जिसे बातारी फुलवाड़ी कहा जाता है। और बातारी फुलवाड़ी के जो मूल भाग है, मूलतः कितने खंड है इसके, तो मूलतः खंड या भाग इसके कितने हैं, 10। लेकिन वर्तमान में कितने खंडों में विभक्त है ये, तो वर्तमान में ये 14 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है, 14 खंडों में। तो बातारी फुलवाड़ी मूलतः 10 खंडों में और वर्तमान में 14 खंडों में क्या है, विभक्त है। और इन्हीं विजयदान देता को इस बातारी फुलवाड़ी रचना के ऊपर जो है, इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा 1974 में इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या किया गया था, दिया गया था। जबकि विजयदान देता ने और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में एक है आपके चरणदास चोर, चरणदास चोर। एक है इनकी दुविधा, एक है पहली, एक है आपकी परिणीता, परिणीता। ये 4 रचनाएं ऐसी है इनकी जिन पर क्या अलग अलग समय में क्या बन चुकी है, फिल्म बन चुकी है। तो आप ये भी ध्यान रखें। तो विजयदान देता की कौन कौन सी रचनाओं पर पिक्चर बनाई जा चुकी है, तो चरणदास चोर पर, दुविधा पर, पहली पर और परिणीता पर। और एक इनकी
शॉर्ट पिक्चर है, डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है, जिसका नाम है मूच मूच का अंतर। मूच मूच का अंतर। और मूच मूच के अंतर पर 2019 में इसे सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट राजस्थानी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर के रूप में क्या किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है या अवार्ड दिया जा चुका है इसका, तो मूच मूच के अंतर को। तो मूच मूच का अंतर, परिणीता, पहली, दुविधा और चरणदासुर, ये विजयदान देता की ऐसी रचनाएं हैं जिन पर क्या बन चुकी है, पिक्चर बन चुकी है। जबकि मूल रचना कौन सी है इनकी, बहुत अच्छी सी बातारी फुलवाड़ी। तो इसको भी आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं अपन। देखो ये वही प्रश्न आ गया अभी अपन ने चर्चा की थी। देखो मणिकोल की फिल्म दुविधा, कौन सी, दुविधा, किसकी कृति पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है नतमल जोशी, ऑप्शन बी है यादवेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी है विजयदान देत्ता और ऑप्शन सी डी है कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका सही आंसर क्या है, विजयदान देत्ता। अभी हाल ही में बात की थी अपन ने। देखो लास्ट प्रश्न अपना, मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है टोडरमल, ऑप्शन बी है टेसीटोरी, ऑप्शन सी है बांकीदास, ऑप्शन डी है गज सिंह। तो इसका सही आंसर आपके टोडरमल। अपन बात करें तो एक मुगल शासक हुए थे जिनका नाम था अकबर, और अकबर ने शासन किया था 1656 से लेकर 1605 तक। यानी दिल्ली पर क्या, दिल्ली और आगरा पर क्या किया था, शासन किया था। और अकबर के दरबार में नवरत्न थे, और इन 9 रत्नों में शामिल थे कौन, टोडरमल। कौन थे, टोडरमल। और ये जो टोडरमल है ये अकबर के आर्थिक सचिव थे। क्या थे, आर्थिक सचिव, यानी जो है इकोनॉमिक सेक्रेटरी कौन थे, टोडरमल। और टोडरमल ने ही जो है सर्वप्रथम मुड़िया लिपि, ये मुड़िया लिपि का क्या किया था, यानी आविष्कार किया था। मुड़िया लिपि का क्या किया था, मुड़िया लिपि का क्या किया था, आविष्कार किया था। ये जो मुड़िया लिपि होती है इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये इसे मुड़िया लिपि को बनियावटी भाषा भी कहते हैं, बनियावटी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि बणियों के द्वारा आज भी जो है इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अक्षरों को घसीट कर लिखा जाता है, और जिस पर सिरोरेख यानी एक भी जो लाइन है वो नहीं बनाई जाती है, और बिना मात्रा के लिए लिखा जाता है। तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं, मुड़िया लिपि या बनियावटी लिपि कहा जाता है, जिसके आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है, टोडरमल को। तो यह आज आपके राजस्थान के साहित्य और प्रमुख बोलियों से और भाषा साहित्य से प्रमुख आपके 20 प्रश्न थे जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, और आने वाले जो एग्ज़ाम है राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनमें भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखें, एनालिसिस करें, और इसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो तो हमें बताएं, और इसको अच्छे से देखिए जिससे कि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है ना, मैंने बड़े अच्छे विश्लेषणात्मक तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना, ऐसी क्लासें मैं आपके लिए और लेकर आता रहूँगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।